हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? आज किसका है? विज्ञान की क्लास है ना। और विज्ञान में जंतु जगत चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों का वर्गीकरण ये 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला जो बांटा गया है वो है पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर। और दूसरा है आकार। आकार के आधार पर। और तीसरा है आयु। आयु के आधार पर। ये 3 तरीके से पौधों का वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है पुष्प के आधार पर वर्गीकरण। देखो, जैसे कि ये नाम से ही एकदम क्लियर है कि पुष्प के आधार पर, यानी इसको कितने हिस्सों में बांटा जाएगा? 2 तरीके पे। एक है पुष्पी पौधे। पुष्पी मतलब जिनमें कि फूल लगते हैं। और दूसरा हो गया अपुष्पी पौधे। जैसे कि चलो ये ना पहले पुष्पी पौधों के बारे में ही बात करते हैं। आपने ये वाला पौधा देखा है ना? देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। जब भी हम हाईवे पे जाते हैं, हाईवे में जो बीच में ये वाले पौधे बहुत लगाए गए हैं। इसको कनेर का पौधा है, ये कनेर का फूल है। और ये तो बहुत बच्चों के घरों में होता है। गुड़हल में वहीं से तोड़ के ले आई हूँ, मेरे घर के पास भी है। तो ये गुड़हल, इसमें क्या लगा हुआ है? ये पुष्प है, ये भी पुष्प है। यानी जिन भी पौधों में पुष्प होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पुष्पी पौधे। और जिनमें पुष्प नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अपुष्पी पौधे। अब इसकी थोड़ी सी खासियत क्या क्या होती है पुष्पी पौधों में? एक तो ये पूर्ण, इसमें सबसे पहला तो यही है कि इस थोड़ा और ऊपर करूं, नहीं तो पूरा आ नहीं पाएगा। सबसे पहले हम पुष्पी पौधे पढ़ लेते हैं। पुष्पी पौधों में क्या क्या होता है? इधर मैं लिख देती हूं अपुष्पी। ठीक है। पुष्पी में ये पूरा, इसमें सबसे पहले तो पुष्प वाली ही बात लिखी जाए। क्या होते हैं इसमें? पुष्प भी होते हैं और फल होते हैं। और इसमें नहीं होते हैं। दूसरा, ये क्या है? पूर्ण विकसित पौधा है। कैसा है ये? पूर्ण विकसित है। अब वो पूर्ण विकसित कैसे है अभी देखेंगे। ये पूरी तरीके से पूर्ण विकसित नहीं होता है। क्या लिख दूं यहाँ पे? आंशिक विकसित। ठीक। जो ये वाला पौधा है पुष्पी पौधा, ये क्यों है पूर्णतः विकसित? क्योंकि ये जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ होता है। मतलब इसमें आप देखोगे ना, इसकी जड़ भी बहुत मजबूत होगी। आप तना देखना इसका, ये तो मैं थोड़ा पतला सा है, नहीं तो जो उसका मेन तना होता है वो भी अच्छे से होता है। और पत्तियां भी अच्छी तरीके से हैं। तो ये किसमें? इनमें जड़, तना, पत्ती सभी होते हैं और इसमें नहीं होते। ठीक है। तो ये तो आपका एकदम मुख्य अंतर हो गया, जिसमें कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये पुष्पी है या पुष्पी। अब इसके थोड़े उदाहरण देख लें। उदाहरण में अभी जो मैंने लिखी वही लिख दूं मैं। कनेर, गुड़हल और
और कौन कौन से होते हैं? देखिए सरसों, आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा सरसों मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सरसों का पौधा हम सबसे ज़्यादा बच्चों को दिखाते हैं। सरसों के पौधा जब अभी सीज़न आता है तो उसके फूल वूल अच्छे से, उसमें कौन सा पुंकेसर है, कौन सा जायांगे, सब कुछ दिखाया जाता है ज़्यादातर सरसों के पौधे पे। तो सरसों के पे भी तो फूल होता है, तो ये भी कौन सा है? पुष्पी पौधा। चलो हम जल की भी बात कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है ज़मीन पे ही रहने। कुमुदनी, कुमुदनी कैसा होता है? जल में होता है ना, थोड़ा थोड़ा कमल के जैसा सा ये लगता है। ये पुष्पी पौधा ही है क्योंकि इसमें क्या है? पुष्प लगे हुए आदि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिन्हें देख के आप समझ जाओगे। पुष्प देखा तो समझ लो वो पुष्पी पौधे हैं। अब बात करते हैं अपुष्पी की। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसके उदाहरण हैं जीवाणु। देखो जीवाणु क्या है, हमें ऐसी आंखों से तो दिखाई देते नहीं है ना, पर अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जीवाणु है। अब जीवाणु में ना तो कोई फल है, ना कोई फूल है, ना कोई जड़ है, ना कोई तना है, ना कोई पत्ती है। समझ ही गए हो आप। तो जीवाणु क्या है? इस तरीके का। जीवाणु की शेप भी आपको पता है ना, जीवाणु की शेप कई तरह के, जैसे सीढ़ी टाइप की भी होती है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा ही बता देती हूँ, और कॉमक टाइप की भी होती है, ऐसे भी होती है, और ऐसे करके ये स्पाइरल भी होती है। ये सारी क्या है? जीवाणु की शेप है। और मेन बात क्या है कि ये पुष्पी अपुष्पी पौधा है। कौन सा है ये? अपुष्पी पौधा है। इसी तरीके से आपने ना, इन दिनों में बारिश हो रही है, बारिश में जगह जगह पानी भर जाता है। तालाब में जहाँ भी पानी भरा होगा ना, वहाँ आपने कुछ कुछ ऐसी हरी सी आकृतियाँ देखी होंगी। ये हरी सी आकृतियाँ क्या होती हैं? ये शैवाल होती हैं। अभी हम इसके बारे में बस इतना ही जानेंगे। ज़्यादा जानने के लिए हमें और बड़ी क्लास में जाना होगा कि शैवाल क्या है, अपुष्पी पौधा है। ये जड़, तना, पत्ती, इसमें कुछ नहीं होता है, और ये फिर अपुष्पी में। इसके अलावा फंगस। फंगस मैंने वैसे एक ब्रेड करी थी, लेकिन उस पर ना क्लास थोड़ा जल्दी हो गई है, फंगस लग नहीं पाई उस पर। पर आप लोगों ने अक्सर कर देखा होगा ना कि अगर आजकल जैसे गर्मियाँ है, गर्मियों में अगर रोटी सब्जी बाहर रह जाए तो उसमें बहुत जल्दी फंगस सी आ जाती है, छोटे छोटे से। अगर हम उसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे ना तो उस पर क्या होगा, आप देखो ना, एक रोए जैसी आकृति होगी इस तरीके से। ये कभी भी आप चाहो तो इसको करके देखना, और या कभी बाई चांस भी लग गई है तो भी देखना कि ये फंगस की जो आकृति होती है वो कुछ कुछ इस तरीके से होती है। फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। कवक भी बहुत ही रोए जैसी आकृति होती है। ये भी कौन सी है? अपुष्पी। इसके अलावा हम लोग इसमें और भी आते हैं, मैं नाम जस्ट जान लो आप लोग। मॉस, फर्न। फर्न जो है पहाड़ों में, अगर कोई बच्चा पहाड़ों में गया है ना, तो आपने पहाड़ों में अक्सर कर बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे, ऐसे ऐसे जरा जरा से ऐसे ऐसे पौधे यहाँ पर देखे हैं। वो पत्ती की जैसी शेप के ही होते हैं, ऊपर से ये थोड़े पतले पतले छोटे 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 होते हैं, और ये फिर थोड़े थोड़े बड़े से होते चले जाते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये होते हैं फर्न। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि अगर पुष्प लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, तो पुष्पी पौधा है। भाई फल लगेंगे तभी तो बीज होगा, और पूर्ण विकसित है, जड़, तना, पत्ती में विकसित है। उसके उदाहरण ये है। अब अपुष्पी में पुष्प नहीं लगते, आंशिक विकसित है या अपूर्ण विकसित है, दोनों तरीके से भी है। आंशिक भी है और पूरी तरह से अपूर्ण भी है। इनमें कई बार कुछ भी नहीं होता, जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होती, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा उनमें पाया जाता है। और इसके उदाहरण है जीवाणु, शैवाल, कवक, मॉस, फर्न। आपको ये किसके आधार पे वर्गीकरण पता चल गया है? पुष्प के आधार पर। अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है आकार के आधार पर। अब है आकार के आधार पर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जो पौधों को बांटा गया है वो 3 में बांटा गया है। पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी, और तीसरा है वृक्ष। इसको कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं शाख के बारे में। शाख क्या होता है? वो पौधे जिनकी जो लंबाई है ना, क्या होती है?
1 मीटर से भी कम होती है। ये है इनकी 1 मीटर से कम लंबे पौधे, बस इतना कम लंबे, कम ऊंचे, आप कुछ भी इसको इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो कि लंबाई ऊंचाई में करना है तो ऊंचाई कर लेते हैं हम। कम ऊंचाई वाले पौधे क्या कहलाते हैं। अब इनका तना कैसा होता है बताइए। आपने देखा ना एकदम छोटे छोटे से, अब इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो और तना कैसा होता है, कोमल होता है। क्योंकि ये इतने छोटे हैं, सोचिए अगर ये 1 मीटर से भी छोटे हैं तो इनका ज़्यादा मजबूत तो होगा ही नहीं। कैसा होगा, पतला सा भी होगा, कोमल भी होगा, पतला भी होगा। तो इसकी वजह से क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और अगर कोमल है, पतला है, तो ये कमज़ोर भी होगा ही होगा, है ना। इनका तना कैसा है, कोमल भी है, पतला भी है और कमज़ोर भी है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके उदाहरण हैं पालक, सरसों। आप इनको पौधों को, पालक जब आता है सर्दियों में तो देखा ही है ना, सरसों का पौधा भी देखा है। ये कैसे होते हैं, एकदम छोटे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इनका, जैसे सरसों है, सरसों का भी तना बहुत मुलायम होता है और पतला सा भी होता है, कमज़ोर भी होता है, एकदम ऐसे ही टूट जाएगा। इसके अलावा मक्का, मक्का भी देखा होगा, मक्का है, मटर है। ये सब किसके उदाहरण हैं, शाक के उदाहरण हैं। अब दूसरा हम देखते हैं झाड़। झाड़, झाड़ से पता चल रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा। बहुत बोलते हैं कि झाड़ की तरफ नहीं जाना है इन दिनों में क्योंकि वहाँ सांप बिच्छू मिलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1 से 3 मीटर ऊंचे होते हैं। ये 1 से 3 मीटर तक ऊंचे। इनकी जो लंबाई है वो लगभग 1 से 3 मीटर के करीब पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं, इसका जो तना है ना, थोड़ा सा तना कैसा होगा, हल्का सा कठोर होगा। क्योंकि अब इनकी लंबाई थोड़ा बढ़ गई है तो तना भी थोड़ा कठोर भी हो जाएगा और थोड़ा ये मजबूत भी आ जाएगा। हालांकि इनका तना जो एकदम स्पष्ट नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा कठोर और मजबूत होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण में जैसे कि ये आपको गुड़हल का होता है ना, गुड़हल वाला भी किस में आता है, इसी में ही आता है। गुड़हल है और क्या कहते हैं, गुलाब है। गुलाब का भी आप देखना, गुलाब में कांटे होते हैं ना, थोड़ा झाड़। हाँ, इसके अलावा देखिए मैं ये भी लेकर आई हुई हूँ, ये तुलसी सबके घरों में होती है ना, तो तुलसी भी झाड़ का ही उदाहरण है। आप इसको ध्यान से देखो, इसका जो तना है ना वो किस तरीके से है, थोड़ा सा हल्का सा मुलायम में ही आ जाता है। मतलब थोड़ा उतना ही मुलायम नहीं लेकिन हल्का सा कठोर और मजबूत है। अच्छा, इसको और चलो, इसको मैं यहाँ पे तने के बारे में और लिख देती हूँ कि तना कैसा है। ये स्पष्ट सा नहीं है, एकदम दिखता नहीं है तना, तना स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये कैसा है, शाखित है। इसमें शाखित है, कई बार ये अशाखित भी होता है। यानी ये शाखित, शाखित समझ रहे हैं, उसमें से शाखाएं अलग अलग निकली होती हैं। कई बार ये शाखित भी होता है और अशाखित भी होता है। शाखित भी और अशाखित भी। ये लिखवा ही देती हूँ तो याद रहेगा, ठीक है ना। अब इसके 1 से 3 मीटर तक ऊंचे हैं। तना कैसा हो गया, कठोर और मजबूत हो गया। तना जो है स्पष्ट नहीं होता है लेकिन कभी शाखित भी होता है और अशाखित भी। उदाहरण क्या होगा, गुड़हल लिख दिया था, गुलाब लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, तुलसी लिख देती हूँ। बेर, बेर देखा है, बेर भी क्या होता है, झाड़ी तो होता है, कांटे लगे होते हैं जगह जगह। और करौंदा, करौंदा भी झाड़ ही है। तो आपको ये 2 बातें समझ में आ गई हैं
कि शाक मुलायम, काफ़ी मुलायम, तना एकदम कोमल, बल्कि हरा हरा सा होता है, ये समझ लीजिए। ये जितने भी है ना, इनके तने जो है हरे से रंग के ही होंगे। झाड़ क्या है, उससे बड़ा होता है शाक से, 1 से 3। इनका कठोर और मजबूत स्पष्ट नहीं होता। हाँ, और ये कौन कौन से उदाहरण, गुड़हल का, गुलाब का, तुलसी, बेर, करौंदा। ठीक है। इसमें आपने अभी जैसे तुलसी का देखा ना, तुलसी का एकदम हरा सा नहीं रह गया है, थोड़ा सा कड़ा हो गया है, इस वजह से ये हल्का सा ब्राउन उस पर आ गया है। अब हमारा जो तीसरा था, वृक्ष। वृक्ष वृक्ष का साफ है, ये क्या है, 3 मीटर से ऊंचे होते हैं। 3 मीटर से ऊंचे होते हैं। अब इनका तना क्या हो गया, इनका तना तो एकदम मजबूत, कठोर, काष्ठीय, होता है ना ये। मतलब इसका तना, आपने जहाँ भी पेड़ वृक्ष देखे होंगे वो सारे के सारे मजबूत देखे होंगे। इसके अलावा जैसे आपने पेड़ देखे ना, पेड़ का तना कुछ बेलनाकार जैसा भी होता है। कैसा होता है, जैसे ये है ना, इस तरीके से ही तो होता है ये, तो ये बेलन के जैसे, ये बेलनाकार भी कह देते हैं इसको, बहुभुजाकार भी कह देते हैं। इस तरीके से किसके तना होता है, वृक्ष का तना होता है। उदाहरण इसके तो आपको मतलब उदाहरण कुछ देने की जरूरत नहीं है। नीम है, आम है, पीपल है, सरसों है, ओ सरसों कह रही हूँ, शीशम है, ऐसे करके इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वृक्ष तो आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में, आपको शाक भी आ गया होगा। शाक में क्या था, शाक सबसे छोटा, एकदम मुलायम, कितना, केवल 1 मीटर से नीचा नीचा। फिर हमने झाड़ी पढ़ी 1 से 3 मीटर तक, फिर वृक्ष पढ़ा 3 मीटर से ऊंचे, उसका तना एकदम मुलायम, झाड़ का थोड़ा सा कठोर और वृक्ष का और भी ज़्यादा कठोर। ये हो गए हैं हमारे आकार के आधार पर। अब हमारा जो तीसरा रह गया था वो क्या है, वर्ष के आधार पर। वर्ष के आधार पर। अब वर्ष के आधार पर भी ये कितने में, 3 हिस्सों में बटे हुए, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1 वर्षीय। 1 वर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे वो होते हैं जिनका जो है जीवन काल कितना होता है, 1 वर्ष से कम ही कम होता है, कुछ महीनों का होता है। तो 1 वर्षीय इनका लिख दो ऐसे ही बस, जीवन काल, पूरी भाषा लिखने की जरूरत नहीं मुझे। जीवन काल कुछ महीनों से लेकर एक वर्ष तक केवल। इतने बीच में क्या करते हैं, 1 वर्ष में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। 1 वर्ष से ज़्यादा इनका बड़ा नहीं होगा। इसके उदाहरण ज़्यादातर फसलें हैं। आपने ना, जब हमने जंतु को पढ़ रहे थे तो हमने एक जीवन काल के बारे में भी बात करी थी ना, तो उसमें जो सबसे कम जीवन काल किसका निकला था, गेहूं का निकला था। आपको अगर ध्यान हो तो जीवन काल कितना निकला था उसका, लगभग 5 महीने के करीब था। तो ऐसे ही इसमें है, जो भी है फसलें, जैसे गेहूं ही लिख दूं पहले, गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है, ये सब चीज़ों का जीवन काल कितना होता है, लगभग 4.5 5। ये एक ही साल में, तभी तो एक साल में फसलें भी तो ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि क्योंकि ये 1 साल में ही कई प्रकार के पौधे उग जाते हैं, कई प्रकार की फसल उग जाती है। तभी तो रबी, खरीफ और जायद 3 फसलें पैदा हो जाती हैं। कुछ महीने ये पैदा हुए, फिर इनकी फसल कट गई, फिर कुछ महीने और पैदा हुए, फिर उनकी फसल कट गई। तो लगभग अगर इनकी उम्र आती है तो वो कुछ 4.5 5 इतनी ही होती है। मटर वटर भी आ जाएगी इसी में ही। ठीक है। अब आती है द्विवर्षीय। द्विवर्षीय जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा,
द्विवर्षीय पौधे, इनका जीवन काल कितना होता है? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष का ये नहीं कि एकदम 2 ही वर्ष होगा, 2 वर्ष तक, उससे ज़्यादा ये नहीं जीते हैं। अब इसमें अगर हम देखें ना तो 2 वर्ष में क्या हो जाता है, 1 वर्ष में, जो पहला वर्ष है ना, 1 वर्ष में इनमें क्या बनता है? 1 वर्ष में इनका जड़, तना, पत्तियां विकसित होती हैं। क्या होता है, 1 साल में तो आपने अगर अपने आसपास पौधों को बड़े होते देखा होगा तो सबसे पहले यही होता है ना कि ज़मीन में जब हम बीज बोते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा पौधा उगता है, फिर थोड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है, उनको टाइम लगता है, उनकी पहले जड़ विकसित होगी, जड़ विकसित जब होती है तब वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर निकलना शुरू होता है, फिर और बढ़ता है, ऊपर तना बढ़ता है, नीचे जड़ बढ़ती है, ऐसे ऐसे उनकी मजबूती बढ़ती है। तो 1 वर्ष में तो इनकी यही प्रक्रिया हो पाती है। फिर जो है दूसरे वर्ष में जाके, दूसरे वर्ष में इनमें क्या लगने लगता है? पुष्प लगने लगते हैं, फल लगने लगते हैं, बीज लगने लगते हैं। ये काम दूसरे वर्ष तक शुरू हो जाता है। पुष्प, फल, बीज, इस तरीके की इनकी प्रक्रिया है, लगने लगते हैं। इसका उदाहरण है केला। केला को विकसित होने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि फल लगता ही नहीं है, केला लग गया, अभी बड़ा हो रहा है, केला बड़ा हो रहा है, बड़ा भी हो गया, पूरा ऊपर तक आ गया है, अच्छा खासा लंबा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फल जो है उसमें दूसरे वर्ष में ही आके लगना शुरू होता है। तो इस तरीके से ये आपके द्विवर्षीय पौधे हो गए हैं। 1 वर्षीय भी हो गया। 1 वर्षीय में ज़्यादा नहीं सोचना, बस आसान सा सोच लो, फसल जो कि एकदम महीने 1 साल में पैदा भी हुई और कट भी गई, तो वो चीज़ क्या होती है, वो केवल फसल होती है। तो जितनी भी फसलें वो सब किस में आ जाएंगी? 1 वर्षीय पौधे में आ जाएंगी। द्विवर्षीय में क्या है, जिनका जीवन काल थोड़ा सा बड़ा है, 1 साल में उनके जड़, तना, पत्ती विकसित हुई, दूसरे में उनमें फल, फूल, बीज आदि लगने लग गए हैं। तो वो इस अब जो तीसरा है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय नाम से पता चल रहा है ना, बहुत साल जीने वाले। इनका कोई वर्ष ऐसे निश्चित नहीं है, 4 जिएंगे, 5 जिएंगे, 1000 तक जीते हैं। जो सिकोया प्लांट है उसकी उम्र काफ़ी होती है, 3 से 4, 5, 4000 तक, 5000 तक भी इनकी आयु पाई गई है, बहुत सालों तक। बहुत सालों तक जीवित रहने वाले पौधे, जीवित रहने वाले पौधे हैं ये। इनमें क्या होता है, आपने अगर देखा हुआ कि पौधे, इसका एक गुण ही हो गया, पौधे क्या होता है, इनमें हर साल पुष्प और बीज लगते हैं। इस बार पुष्प और बीज लगे, फिर अगली साल फिर एक सीजन चला गया, सीजन चलने के बाद फिर जब अगला साल आया तो उनमें फिर पुष्प और बीज लगेंगे। यानी हर वर्ष पुष्प और बीज लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक बार पुष्प लग गया, एक बार बीज लग गए, बस खत्म बात। हर साल आप पतझड़ का मौसम आता है, पतझड़ के मौसम में वो सब झड़ने लगते हैं और फिर दोबारा से उसमें लगने लगते हैं। अच्छा, बहुवर्षीय पौधे में ये नहीं है कि सारे पेड़ ही आएंगे, कहीं आप सोचो कि भाई बहुत बड़े, इनमें सारे आ सकते हैं, शाख भी आ सकती है, झाड़ भी आ सकता है और वृक्ष भी आ सकता है। इसके उदाहरण में जैसे दूब घास ही है ना, दूब घास कितनी मुलायम सी होती है, शाख है ना, लेकिन वो भी बहुवर्षीय है। अगर आपको ध्यान दिया होगा कि घासें लगती हैं, दूब घास पूजा में ज़्यादातर मम्मियाँ लेकर आती हैं, इनकी उम्र कई साल तक होती है। इसके अलावा नीम, आम, ये तो है ही हैं, ये तो वृक्ष तो हैं ही कई। इसके अलावा इसमें जैसे अभी हम ये दूब घास क्या थी, शाख थी, बहुवर्षीय है। इसी तरीके से अब हम अगर इसकी ही बात कर लें, गुड़हल, गुड़हल क्या है, झाड़ है ना, है झाड़, लेकिन यह भी बहुवर्षीय है। तो इस तरीके से आपने, ये बहुत छोटा सा है, बस पौधों को केवल 3 भागों में ही बांटा गया है और तीनों प्रकार आपने पढ़ लिए हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको अच्छे से आ गया होगा इस समझ में। आप लोग थोड़ा बहुत अपना काम ज़रूर करना, जैसे कि आप शैवाल को ऑब्जर्व करना। आपके हर एक के स्कूल में माइक्रोस्कोप है ना, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ के बच्चे तो किया है उन लोगों ने कि स्लाइड बनाना, थोड़ा सा गंदे पानी से वो जो हरा हरा सा उसको लाना, थोड़ा सा उसको अलग, उसका बारीक सा रेशा लेके उसको स्लाइड पे लगाना, स्लाइड में उसमें ग्लिसरीन डालना, ग्लिसरीन के अलावा उसमें जो भी आपको दिया हुआ आपके यहाँ जो भी लिक्विड है उसमें कलर के लिए सेफ्रॉन है तो सेफ्रॉन या जो भी है आप उसमें हल्का सा डाल के उस पर कवर स्लिप लगा के बबल हटा के उसको माइक्रोस्कोप में देखना कि आपको किस तरीके की रचना दिखाई देती है। इसी तरीके से रोटी वगैरह को रख के, मेरे को ऐसे तो आपने देखा है, लेकिन अब ऑब्जर्व करने के लिए आप उसको एकदम पैक करके रख देना और फिर कुछ दिनों बाद देखना तो उस पर फंगस होगी। तो फंगस में किस तरीके की आई है क्या इस तरीके की रेशा, ये देखना। अच्छा, मैं एक बात फंगस में बताना भूल गई, अभी इसको बनाया तो याद आ गया। आप लोगों ने इन दिनों में कुकुरमुत्ता देखा है? मशरूम जो खाते भी हैं, इन दिनों में बहुत ही लगता है उसका, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, छतरी जैसी सी होती है ना उसकी आकृति, मतलब ऐसे सी ही होती है लगभग सी। तो इसमें ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये लगाते हैं और इसके काट के मार्केट में वो पैकेट में बंद करके देते हैं। तो ये मशरूम खाने के काम में आता है, लेकिन ये मशरूम जो है कुछ पॉइजनस भी होते हैं। ये नहीं है कि आपने देखा कुकुरमुत्ता, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सांप की छतरी शायद ऐसे करके इसका नाम भी रखा हुआ है। तो ये भी क्या है हमारा, किस में आता है, ये भी हमारा कवक में आता है। और ये कवक कैसा है, खाने के काम में आता है, पर ध्यान से खाना है कि ऐसे तोड़ के नहीं खाना, जो दुकान पे बिक रहे हैं वही खाना है। तो इस तरीके से आपने 3 तरीके का पढ़ लिया, किस तरह से, सबसे पहले पुष्प के आधार पर, फिर आयु के आधार पर, और तीसरा था क्या था, हाँ, आकार के आधार पर। तो और इनके प्रकार भी सारे अच्छी तरीके से पढ़ लिए। एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और खुद ही अपनी आंखों से ये देखने की कोशिश करना, एल्गी क्या है, फंजाई क्या है, बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोस्कोप से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।